हेलो लिसनर्स। मैं आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक रखने जा रहा हूँ जिसके बारे में हमारे सोसाइटी में हमारे आसपास के लोगों को बहुत ही कम अंडरस्टैंडिंग है। और इस टॉपिक का नाम है नो योर एनिमी। इसका चैप्टर 1 आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और इसको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा इस कोट के साथ जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी। आपने इसके बारे में कभी सुना भी होगा या सभी ने सुना होगा। कोट इज़ कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट एनिमीज क्लोजर। इसका मतलब ये है कि आप अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, सबको अपने पास रखें, बट अपने जो दुश्मन हैं उनको उससे भी ज़्यादा पास रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने दुश्मनों को अपने साथ रखें या उनके साथ घूमे फिरें या और कुछ, बट इसका मतलब ये है कि हमें अपने दुश्मन की एक एक एक्टिविटी पे, एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जब वो हमसे हमारे साथ फोर फ्रंट पे आए या जब हमसे उसके साथ वॉर करने जाएँ तो हमें उसके बारे में पता हो, उसकी टैक्टिक्स पता हो, उसके स्ट्रेंथ पता हो, उसकी वीकनेसेस पता हो, सो दैट वी कैन हर्ट देम मोर। इस वीडियो में हम लोग अपने एनिमी, और बेटर मैं उनको राइवल्स कहना पसंद करूँगा क्योंकि सभी यहाँ पे एक पोजीशन गेन करने के लिए आए हुए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रीज़। इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हम एक पोजीशन गेन करने आए हैं और एज ए कंट्रीज़ भी सभी एक पोजीशन गेन करने को आई हुई हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिस प्रवर सूट्स ऑल कि माइट इज़ राइट, यानी जो शक्तिशाली है उसी की बात हमेशा सुनी जाती है। और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जो ताकत इसके पास है वही समर्थवान जो है उसी की बात सुनी जाती है। सो आगे से मैं एनिमी वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, आई विल यूज़ वर्ड राइवल। अगर हम अपने राइवल कंट्रीज़ की बात करें, उनके बारे में सोचें, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 2 नाम आते हैं। सबसे पहला नाम आता है ऑब्वियसली पाकिस्तान, और जो दूसरा नाम आता है और जिसके बारे में शायद हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं या उसके बारे में बात करने से डरते हैं, वो है चाइना। चाइना के बारे में अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, उसके वीडियो बारे में हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम बेसिकली अपना टॉपिक पाकिस्तान के आसपास रखेंगे कि पाकिस्तान एज ए कंट्री, उसकी क्या स्ट्रेंथ हैं, उसकी क्या वीकनेसेस हैं कंपेयर टू इंडिया, उससे हम कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान जो है कैसे हमारे लिए एक थ्रेट है, कैसे हमारे लिए, क्या वो हमारा एक दोस्त हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, हम कभी उसके साथ फोर फ्रंट पे पास्ट में कई बार गए हुए हैं, आगे जाएंगे तो क्या स्ट्रेंथ है जो उसके पास है, क्या स्ट्रेंथ है जो हमारे पास है, हमारी वीकनेसेस क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। तो बेसिकली हम जब भी किसी कंट्री की स्ट्रेंथ के बारे में जानना चाहते हैं तो 2 टाइप की स्ट्रेंथ जो है किसी कंट्रीज़ की होती है। एक होती है उसकी हार्ड पावर, दूसरी होती है उसकी सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर के बारे में बेसिकली एक कैलकुलेटिव स्टेटमेंट वी कैन से कि उसकी मिलिट्री पावर कितनी है, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, कितना मिलिट्रीली वो आगे है हमसे, कितनी उसके पास मिलिट्री पर्सनल्स है, कितने टैंक्स हैं, कितने तोप्स हैं, कितने एयरक्राफ्ट्स हैं एंड ऑल। एंड द सेकंड थिंग इज सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर बेसिकली वो है कि किसी कंट्री का किसी दूसरे कंट्रीज़ पे, दूसरे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या दूर की कंट्रीज़ हैं उन पे कितना इन्फ्लुएंस है। जैसे कि सॉफ्ट पावर में सबसे आगे आज के डेट में अमेरिका है, जिसका इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। देयर इज़ ए फेमस सेइंग कि अमेरिका जो है, US जो है, वो हर कंट्री जो इस दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबका एक पड़ोसी मुल्क है, क्योंकि हर कंट्री में या तो उसके बेसेस हैं या उसके बगल की कंट्रीज में उसके बेसेस हैं। सो एवरी कंट्री इन दिस प्लानट हैविंग कोई ना कोई रिलेशनशिप उसके है US के साथ। तो सॉफ्ट पावर में बेसिकली हमारी इमेज जो है, आप कह सकते हैं कि वो आउटर वर्ल्ड में कैसी है, कितना लोग उसे अच्छा मानते हैं, कितना उसे बुरा मानते हैं, तो ये है सॉफ्ट पावर। और मोस्ट ऑफ द टाइम, या कहूँ कि हमेशा ही, हार्ड पावर से ज़्यादा सॉफ्ट पावर काम में आती है, क्योंकि आज के डेट में हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई वॉर नहीं हो रहा है 2 कंट्रीज़ के बीच में। दे आर मेनली सॉफ्ट पावर के बेस पे ही खेल रही हैं। सो अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर को कंपेयर करें और जानना चाहें कि सॉफ्ट पावर में कौन सी कंट्री आगे है, इंडिया आगे है, पाकिस्तान आगे है, तो एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और इसका जवाब इतना आसान भी नहीं है।
पाकिस्तान के पास कुछ एडवांटेज है बिकॉज ही इज़ ए मुस्लिम कंट्री, तो और मुस्लिम्स है 1.8 बिलियन और 1.9 बिलियन, तो उसको एक एडवांटेज रहता है वहाँ पे। बट हमारे पास भी पॉपुलेशन कम नहीं है, 1.3 बिलियंस हम भी हैं। और हमारी जो डैशपोरा है, डैशपोरा मीन्स जो हमारे दूसरे कंट्रीज़ में लोग काम करते हैं, गूगल में CEO हैं, याहू के, तो ये सभी हमें हेल्प करते हैं, ये हमारा डैशपोरा बनाते हैं जिससे हमारी सॉफ्टवेयर मजबूत होती है। तो ये ट्रिकी है। और फॉर एक फन फैक्ट कि पाकिस्तान जो है, कोक स्टूडियो पाकिस्तान का इज़ बेटर देन इंडिया एंड नो डिनाइल। अब हम कुछ कंपेयर करेंगे इंडिया और पाकिस्तान को फ्रॉम स्टार्टिंग, जहाँ से दोनों कंट्रीज पार्ट हुई, जहाँ से दोनों आज़ाद हुई। आज़ादी के कुछ सालों तक, जैसे इफ़ यू गो आफ्टर 10 और 15 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडिया की GDP पाकिस्तान से कम थी। 1960s की बात कर रहा हूँ। 1960s में पाकिस्तान वाज मोर फ्री कंट्री देन इंडिया। अब कुछ 1960s की फ़ोटोज़ हैं पाकिस्तान की, यू कैन सी ऑन स्क्रीन, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ की सोसाइटी थी क्या थी और आज क्या हो गई है। तो कंपेरिजन के लिए एक न्यूमेरिक है कि 1960s में इंडिया की GDP पर कैपिटा जो थी $60 थी और पाकिस्तान की GDP पर कैपिटा $80 थी। सो यू कैन इमेजिन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज। और 2000 तक की डिफरेंस सेम रहा, ऊपर नीचे होते रहा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान वाज फार मोर बेटर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ GDP पर कैपिटा। पाकिस्तान जो 60s और 70s में फ्लरिश कर रहा था, आई हैव शोन यू इमेजेस, तो अब डेफिनेटली उस टाइम पाक का एक ऑरा था और उसकी सॉफ्ट पावर हमसे ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो US के कैंप में भी था उस समय, उसका फ़ायदा भी उसे मिल रहा था। बट आज सिचुएशन डिफरेंट है और इंडिया इज़ टुडे लीडिंग इन सॉफ्ट पावर इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान। सो बेसिकली ऐसा क्या हुआ पिछले 40-50 सालों में कि पाकिस्तान पिछड़ता गया और हम आगे निकलते गए। मैं यहाँ पे बिल्कुल अनबायस्ड किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल अनबायस्ड होके अपनी बात रखूँगा। मेरे ख्याल में इंडिया के आगे होने की 3 वजूहात हैं पिछले 60-70 सालों में। तो आई विल continue with these 3 points. So my first point is Indo-China War, Sino-India War 1962. इंडिया चाइना वार जो है 1962 में हुआ था। उस समय हम बिल्कुल ही इल प्रिपेयर्ड थे, बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं थे इस वॉर के लिए, क्योंकि हमारे मनों में, हमारे दिमाग में तो उस समय भरा गया था इंडिया चाइना भाई भाई, और हम उसी का नारा लगा रहे थे इंडिया चाइना भाई भाई। एंड आप सभी को शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया और वी लूज बैडली, हम बुरी तरह हारे। कुछ ही दिनों में चाइना इंडिया के 60 किलोमीटर तक अंदर आ गया था और इट वॉज ए शर्मनाक हार थी। इससे आगे मैं और क्या बोलूँ, बहुत ही शर्मनाक हार थी। 60 किलोमीटर अंदर आने के बाद यूनिलेटरली एक तरफा चाइना ने शांति घोषित कर दी और बाद में शांति समझौते के बाद दोनों कंट्रीज 20-20 किलोमीटर पीछे चली गई। सो यू कैन इमेजिन कि क्या हुआ 20-60 किलोमीटर अंदर आने के बाद 20 किलोमीटर वापस चले जाना, तो स्टिल दे हैव और 40 किलोमीटर, जिसके बारे में हम शायद बात नहीं करते हैं, बात करने से थोड़े शर्माते हैं, आई डोंट नो क्या, बट इट्स अ फैक्ट। सो 1960 वॉर से हमें क्या फ़ायदा हुआ? डेफिनेटली इट वॉज ए ह्यूज एम्बेरसमेंट फॉर अस ऑन ग्लोबल लेवल। हमारी कंट्री के अंदर भी एक हीन भावना आ गई, बट इसका हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि 1960 तक हम एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे थे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे मेनन, शायद आपने बहुत सारे लोगों ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा, बट ही वॉज आवर डिफेंस मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंडो चाइना वार। उस समय तक हम लोग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे थे। एक तो कॉम्प्लेक्स ये था कि चाइना हिंदी चीनी भाई भाई, तो चाइना हम पे अटैक नहीं करेगा, और दूसरा कि अगर अटैक भी करेगा तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड। बट जब असल में ये अटैक हुआ तो हमें पता चला कि हम कितने इल प्रिपेयर्ड हैं। और 1960 वॉर के बाद हमने अपने मिलिट्री पर ध्यान देना शुरू किया, और इसी का रीज़न है कि उसके बाद आज तक जितने भी युद्ध हुए, जितने भी वॉर्स हुए,
हम उसमें से एक भी नहीं हारे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1965 जिसमें हम जीते हैं, यहाँ पे कई लोगों का बायस्ड ओपिनियन है, कई लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है कि पाकिस्तान ने इतना ये कैप्चर कर लिया था, इंडिया ने इतना कैप्चर कर लिया था। बट आई फाउंड कि इन 1965 हम जीते थे बाई ए स्लाइटेस्ट मार्जिन। ऐसा कोई वैसे कोई बड़ी विक्ट्री नहीं थी, बट इट वाज ए विक्ट्री, वी कैन से इट इज़ ए विक्ट्री। बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ भी रखते हैं, बट इट वाज ए विक्ट्री। इन 1971 आप सबको ही पता होगा, हमने तो 1971 में एक हिस्ट्री रच दी जब आपके 19,000 मिलिट्री पर्सनल ने सरेंडर किया। आफ्टर दैट कारगिल भी हम जीते। और एक कॉन्फ्लिक्ट जिसके बारे में हमें बहुत लोगों को पता नहीं है शायद, या बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है, आई डोंट नो व्हाई, 1967 वॉर। शायद आप बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, अभी एक मूवी बनी थी। तो 1967 वॉर जो है बेसिकली नाथुला और चोला में हुआ था, जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर के पास है, जिसमें चाइना ने दोबारा एग्रेशन करी थी, क्योंकि 1962 के बाद उनका मोरल हाई था डेफिनेटली। बट इस बार वो 1962 रिपीट नहीं हुआ, इस बार हम जीते। और डेफिनेटली इट वाज ए बिग बूस्ट फॉर इंडिया। और इससे हमें पता चला कि हम जो इनकम्पिटेंस थी हमारी 1962 की, हम इससे ओवरकम कर रहे थे। फिर 1965 वार आई ऑलरेडी टोल्ड, 1971 वो तो ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएटेड है। सो आई कैन से कि हम लोग कह सकते हैं कि 1962 का वॉर जो है कि इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। कि इंडिया बहुत ही अलूफ था बाहर की कंट्री से, क्या हो रहा है मिलिटरली बाहर, हम बहुत ही अलूफ थे उससे, बहुत ही मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आई कैन से, जो कि 1962 वॉर के बाद टूट गया हमारा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। नेहरू जी और मैनन को समझ में आ गया, एंड वी स्टार्ट बिल्डिंग आवर मिलिट्री स्ट्रेंथ। सेकेंड टर्निंग पॉइंट जो है आई विल से कि 1971 का वॉर था। सेकेंड टर्निंग पॉइंट एक ऐसे था कि सेकेंड जो वॉर हमने सबसे बड़ी लड़ी 1962 के बाद, वो 1971 की थी, जिसमें हमने पाकिस्तान को डिफीट दिया। और उसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और 1970 वॉर ने इंडिया की एक इमेज बिल्ड की मिलिटरीली। और ऑल्दो आई बिलीव कि 1971 के वॉर में हम बहुत ज़्यादा मिलिटरी माइट हमारे पास नहीं थी एज कंपेरिजन टू पाकिस्तान, बट फिर भी दैट टाइम लक वाज विद आवर साइड। और इस 1971 के वॉर ने भारत का फ्यूचर एक बहुत ही सिक्योर किया मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर बांग्लादेश नहीं फॉर्म हुआ होता तो यू कैन इमेजिन कि एक साइड ईस्ट पाकिस्तान, दूसरे साइड वेस्ट पाकिस्तान, एक साइड चाइना, और 3 फ्रंट वॉर, जो आजकल हम 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं कि 2 फ्रंट वॉर हो सकता है। इमेजिन दैट सिचुएशन कि हम 3 फ्रंट वॉर में घिरे होते और जो हमारी समस्या है आज से डबल होती। 1971 की वॉर से जहां हमें फ़ायदा हुआ, वहीं पाकिस्तान को बहुत ही नुकसान हुआ। ये नुकसान सिर्फ मिलिटरीली नहीं है, ये पाकिस्तान की सोसाइटी को भी बहुत नुकसान पहुंचाया इसने। इस वॉर के बाद जो है पाकिस्तान की आर्मी जो है बहुत ही फेम था जिसका पाकिस्तान में बहुत ही डिग्रेड हुई, बहुत ही उसका डिप्राइव हुआ। और पाकिस्तान के जो आम लोग थे उनकी नज़र में पाकिस्तान आर्मी की कोई इज्जत नहीं रही। उस समय पाकिस्तान आर्मी में डिक्टेटरशिप थी जो इस वॉर के बाद ख़त्म हुई, और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बाद भुट्टो जो है पावर में है। वो भी ऑल्सो ग्रेट लीडर नहीं थे, पाकिस्तान में उनको बहुत ग्रेट मानते हैं, डोंट नो। तो भुट्टो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सके, क्योंकि 1972 के बाद 1977 में फिर से वहाँ पे एक मिलिट्री डिक्टेटर आ गए। वो 1977 के जो जियाउल हक थे आर्मी चीफ, उन्होंने मिलिट्री कू कर दिया और पाकिस्तान में फिर से एक बार मिलिट्री शासन आ गया। तो आई फाउंड दैट वाज द डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान। जो पूरा कार्यकाल रहा जब तक वो मरे नहीं एक बॉम्ब ब्लास्ट में, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में, तब तक करीब उन्होंने रूल्ड अराउंड 11 ईयर्स, एंड दैट वाज द डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान वहाँ से सोशली और फाइनेंशियली गिरना शुरू हुआ और वो आज तक नीचे जा रहा है। सो भुट्टो
के बाद जब जियाउल हक का रिजीम आया तो उस रिजीम में जो सोशल चेंजेस किए भुट्टो ने, सोशल चेंजेस किए जियाउल हक ने, उसका खामियाजा पाकिस्तान को आज तक हो रहा है। एंड आई कैन से कि उन्होंने एक जनरेशन को चेंज किया और वो जनरेशन की जो चेंज का जो खामियाजा है वो पाकिस्तान को आज तक मिल रहा है। अब 1962 का जो वॉर था जिसमें हम चाइना से हारे थे, उसके बाद जो वॉर क्राइसिस हमारे देश में हो गया था, जिसके बाद हम काफ़ी शर्मिंदा भी थे। तो 1991 में भी हमें एक नई शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, और वो इस बार वॉर क्राइसिस के रूप में नहीं थी, वो थी इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में। जिस समय इंडिया वाज अबाउट टू बैंकरप्ट, और मेरे मानने से तो बैंकरप्ट हो भी गया था, और उसको IMF के पास जाना पड़ा था डॉलर्स के लिए। हमारे पास बिल्कुल बाहर की कंट्रीज़ को देने के लिए डॉलर नहीं थे, कुछ भी इंपोर्ट कराने के लिए। उसके लिए हम IMF के पास गए, और IMF ने बहुत ही कड़ी शर्तों पे, इवन आपको शायद पता होगा कि उस समय हमें अपना सारा गोल्ड रिजर्व जो था उठा के IMF के पास गिरवी रखना पड़ा, और उसके बाद से हमें डॉलर मिले जिससे कि हम अपना आगे का काम चला सकें। ऐसी ही कुछ सेम हालत आज पाकिस्तान की है कि वो IMF के पास हो गए हुए हैं, और IMF ने उनसे बहुत ही कड़ी शर्तों पे, बहुत ही हार्ड लाइन लेके उनसे डील साइन करी है। तो वो हमारी बहुत ही बुरी सिचुएशन थी। सो जो थर्ड टर्निंग पॉइंट हमारे पास है, जो इंडिया को जिसने एक्सेप्ट किया, फाइनेंशियली एक्सेप्ट किया, वो है 1991 के LPG रिफॉर्म्स। LPG मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन रिफॉर्म्स के बाद, ये रिफॉर्म जो कि बैक्ड थे उस समय के PM जो थे हमारे नरसिम्हा राव जी, और इसको लीड कर रहे थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम के मनमोहन सिंह जी। तो अंटिल 1991 जो इंडिया है कि क्लोज इकोनॉमी था, सारी चीज़ें यहीं बनती थी, यहीं होती थी। हम बाहर से ज़्यादा कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते थे, इंपोर्ट नहीं करते थे, और ना ही बाहर को ज़्यादा कुछ एक्सपोर्ट करते थे। तो 1991 के बाद इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोल दी, और हमने फाइनेंशियल प्रोग्रेस की राह पकड़ ली, जिसका कि हमें आज तक फ़ायदा मिल रहा है। मेरे ओपिनियन में कि इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है हमें उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो नरसिम्हा राव जी थे उनको देना चाहिए, क्योंकि उस समय नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट जो थी वो फुल मेजॉरिटी में भी नहीं थी। 253 मेजॉरिटी चाहिए होती थी, और मेरे ख्याल में उनके पास 225 सीट्स ही थी, फुल मेजॉरिटी भी नहीं थी। फिर भी उसके बाद उन्होंने इस रिफॉर्म को करवाया। इट वॉज ए कमेंडेबल जॉब, क्योंकि इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि आज की डेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी इसको लीड कर रहे हैं, उनके पास फुल मेजॉरिटी नहीं, 2/3 मेजॉरिटी है, बट उसके बाद भी वो रिफॉर्म्स नहीं करा पा रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि NRC बिल तो उन्होंने पास करा लिया, बट आज तक वो लागू नहीं हो पाया। और सेकंड सेटबैक जो हमें पता ही है कि फार्मर लॉ बिल पास होने के 1 साल बाद, धरनों के बाद वो कैंसिल हो गया है। तो आई एम नॉट जजिंग दोज 2 बिल्स, मैं उस बिल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो रिफॉर्म्स जो है वो आज की गवर्नमेंट 2/3 मेजॉरिटी के बाद भी नहीं कर पा रही है। तो सो यू कैन इमेजिन कि उस समय नरसिम्हा राव जी ने कैसे वो कराया होगा। तो इट वॉज ए ह्यूज अपलॉड फॉर नरसिम्हा राव जी। उसके बाद 1991 के रिफॉर्म्स के बाद हमारी IT इंडस्ट्री बहुत ही फ्लरिश करी, जिसका हमें फ़ायदा आज तक मिल रहा है। हमारी सर्विस सेक्टर बहुत ही ग्रो किया, सर्विस सेक्टर ने उसके बाद। तो ये बेसिकली 3 टर्निंग पॉइंट्स थे हमारे, जिसका हमें फ़ायदा आज तक मिल रहा है। और मेरे हिसाब से इन तीनों टर्निंग पॉइंट्स ने हमारे देश की शकल सूरत बदल दी। तो हमने शुरू में बात की कि 1960s में हमारी GDP और उनकी GDP के बीच क्या डिफरेंस था। हम $60 पे थे, वो $20 पे थे। बट आज के डेट में हम जब 2020 में कंपेयर करते हैं तो वी आर अराउंड $2000 जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, और उनकी आज की डेट में 1200 है। तो यहाँ पे मैं अपना चैप्टर 1 एंड करूँगा, नो योर एनिमी पाकिस्तान, और एनिमी से ज़्यादा अच्छा मैं इसको कहूँगा राइवल। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डीप इनसाइड जाएंगे पाकिस्तान के, जानेंगे कि वो कंट्री कैसे ऑपरेट करती है। 1960 से 70s तक वो क्या कर रहे थे कि हमसे वो आगे थे, और बाद में उन्होंने वो कैसे डिरेल हुए। और आगे के वीडियोस में हम अपने सेकंड राइवल चाइना के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि वो भी एक क्लोज्ड सोसाइटी है, हमें उसकी न्यूज़ ज़्यादा मिल नहीं पाती है। बट फिर भी आई विल डिग मोर, और उसके बारे में कि उन्होंने क्या ऐसा किया कि आज वो हमसे 5 टाइम्स आगे हैं, जबकि वो भी 49-47 में हमारे बिल्कुल बराबर थे, हमसे थोड़े नीचे ही थे।
कैसे वो इतने फ्लरिश कर गए और हम एक मेडिक्योर कंट्री बन के रह गए। अगर आप किसी जो ये 3 रीजंस थे इसमें से किसी रीज़न पे कोई एलोबरेटेड वीडियो चाहते हैं तो आई विल डू द सेम। और अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों रीजंस को और मैं एलोबरेट करूं तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपके पास कोई सजेशन है, कोई शिकायत है इस वीडियो को लेके, तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं उस पर वर्क करूँगा और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट, अगर आपको लग रहा है कि मैंने इसमें कुछ गलत बोला है, कुछ ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट को शायद तोड़ मरोड़ के पेश किया है, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, और तो उस नेक्स्ट वीडियोज़ में उनको मैं इम्प्रूव करूँगा, उनको सही करूँगा। So good my friends, till then my next video, keep learning.